Hello everyone, Sandy Ansari, and on the very second day of geography series, we are starting our discussion on the galaxies. तो गैलेक्सीज व्हाट आर गैलेक्सीज? हमने देखा था कल कि किस तरीके से जो यूनिवर्स है उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम उसका जो एनवेलप था उसके अंदर जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो अलग अलग क्लम्प ऑफ गैसेस लेकर आती है और उन क्लम्प ऑफ गैसेस के अंदर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर प्लैनेट्स भी आते हैं, स्टार्स भी आते हैं। तो गैलेक्सी जो होती है वो कलेक्शन ही होती है गैस का, डस्ट का, डार्क मैटर जो कि हमने देखा था 25% होता है डार्क एनर्जी, दैट इज 8%, और स्टार्स का जो कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के इम्पैक्ट से एक साथ रहते हैं उस एनवलप के अंदर। इसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम यानी एक एटमोस्फेरिक एनवलप के तौर पे भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर स्टार्स जो होते हैं, जिनके अंदर प्लैनेट्स भी आ गए, वो कॉन्टिन्यूसली बनते भी हैं एंड डाई भी करते हैं। गैसेस का रिसाइकल होता है, केमिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इवोल्यूशन, और जो है को हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज आल्सो कॉन्स्टेंटली टेक्स प्लेस विद इन दी गैलेक्सी। और गैलेक्सीज को जो पकड़े हुए हैं यानी गैलेक्सीज को जो एक साथ रखता है वो क्या है? दैट इज अगेन द ग्रेविटी ऑफ द डार्क मैटर। क्योंकि हमने देखा था डार्क एनर्जी की तो कोई ग्रेविटी नहीं होती है, लेकिन डार्क मैटर की ग्रेविटी होती है, एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट, सो मेगा, दैट इट होल्ड्स द होल यूनिवर्स टुगेदर। जितनी गैलेक्सीज हैं हमारे यहाँ पर, उनके सबके अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलता है एट देयर कोर, सैगिटेरियस ए। ये जो है ये मिल्की वे गैलेक्सीज के सेंटर पर बनता है एंड इट इज आल्सो सुपर मैसिव ब्लैक होल। देन गैलेक्सीज के जो शेप्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, कुछ स्पाइरल्स होते हैं, कुछ ओवल फॉर्म में होती हैं, किन्हीं की कोई शेप ही नहीं होती है, और कई एलिप्टिकल फॉर्म में भी होती है। क्लस्टर्स यानी ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज होल्ड टुगेदर बाय द म्यूचुअल ग्रेविटीज फॉर्मिंग लार्ज स्ट्रक्चर्स। यानी जिस तरीके से डस्ट, गैस, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो गैलेक्सीज के अंदर ग्रेविटी से एक साथ रहते हैं, इसी तरीके से जितनी गैलेक्सीज हैं वो भी जो यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट है उसकी कारण से वो भी एक साथ ही रहती है। एंड सुपर क्लस्टर्स इज द ग्रुप्स एंड क्लस्टर्स एंड फॉर्म सुपर क्लस्टर्स दैट इज नॉन ग्रेविटेशनली बाउंड। सो आई वुड लाइक टू Karuna to please explain the super clusters. यहाँ पे जो सुपर मैसिव और क्लस्टर भी है, उसके पहले जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो 50,000 टाइम्स ज्यादा होता है जो सन का मास होता है, इसीलिए उसको सुपर मैसिव बोलते हैं। जो नॉर्मल ब्लैक होल हम बोलते हैं वो 3 to 50 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है फ्रॉम द मास ऑफ द सन। सुपर क्लस्टर्स में हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो गैलेक्सीज क्लस्टर होते हैं मिलके वो गैलेक्सीज बनाते हैं। हमने देखा कि गैलेक्सीज के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, बट जो अलग अलग गैलेक्सीज को साथ में होल्ड कर रहा है उसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं, वो बस साथ में उनको मिला के हम सुपर क्लस्टर्स बोल रहे हैं एक तरीके से। मतलब ये हुआ कि जो गैलेक्सीज है, इंडिविजुअल लोकल गैलेक्सी, छोटे छोटे गैलेक्सी एक जगह आएंगे, लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉलर गैलेक्सी इज सुपर क्लस्टर। और बोला जाता है 90% ऑफ द गैलेक्सीज, ऑल द गैलेक्सीज आर लोकेटेड इन द सुपर क्लस्टर। मैसिव ग्रुपिंग, ग्रुप है एक तरह से, स्मॉल गैलेक्सी, इंडिविजुअल गैलेक्सी है क्लस्टर का, सुपर क्लस्टर। ठीक। इसके बाद जो स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज होती हैं, स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज के अंदर कितने स्टार्स होते हैं? तो अराउंड 1 लाख, और लार्जेस्ट के अंदर अराउंड 3000 बिलियन स्टार्स होते हैं। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन गैलेक्सी? अगर हम बात करें गैलेक्सी जैसे कि मिल्की वे, एंड्रोमेडा, इनका ही अपना एक इक्विलिब्रियम होता है, यानी एक बैलेंस होता है। किन चीजों का? ग्रेविटी का और इनके मोशन का। यानी ग्रेविटी जो इनकी कांस्टेंट पोजीशन को बनाए रखती है, और जो इनके मोशंस होते हैं जो कि वेरी करते हैं, उनके बीच का जो बैलेंस है उनमें भी एक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है। किन दो गैलेक्सी में? मिल्की वे में और एंड्रोमेदा में। क्योंकि इनके जो स्टार्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं विद इन देयर ऑर्बिट्स डिस्क फॉर्म में। जब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स का इवोल्यूशन भी एक ऐसे एनवलप से हुआ है जो कि डिस्क फॉर्म में रोटेट कर रहा था। जब हम बात करेंगे मून की,
तो मून का भी एक ऐसा एनवलप था जो डिस्क फॉर्म में शेप कर रहा था, और वो जब डिस्क टूटी तो ऐसा भी बोला जाता है थ्योरी के अंदर कि मून अर्थ का एक टुकड़ा हट के चला गया उस डिस्क से, और जो कि मून का फॉर्मेशन उसने लिया। तो इन सारी चीजों से हमें क्या इंसाइट मिलती है कि किस तरीके से जो कॉस्मिक एलिमेंट्स होते हैं, कॉस्मिक मटेरियल्स होते हैं, उनकी क्या मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर एक अलग गैलेक्सी का साइंटिस्ट है, वो इनोवेशन या फिर उनको पता लगता है, डिस्कवरी होती है, तो उनको भी ये इस एक्विलिब्रियम की हेल्प से ही पता लगेगा कि किस तरीके की कॉस्मिक मूवमेंट्स उसके अंदर होती हैं, किस तरीके के कॉस्मिक एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, कितनी ग्रेविटी है, सीएमडी क्या है उसका, डार्क मैटर डार्क एनर्जी क्या है, क्या ब्लैक होल है उसका। तो ऑल दीज concepts become very important as far as the spatial physics is concerned. एंड यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो बॉडीज और प्लैनेट वगैरह जो होते हैं गैलेक्सी में, वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, सिर्फ वो हमें बताता है। वो कौन सी जगह पे है या फिर उनकी जो पोजिशनिंग है उसको इम्पैक्ट नहीं करते। तो इक्विलिब्रियम में हम एक्सेलरेशन की बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स से। Then what are the types of galaxies? Number one is elliptical. तो एलिप्टिकल यानी राउंड शेप, और एलिप्टिकल गैलेक्सी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, यानी बीच में कोई इसका बल्ज नहीं होती है ये, और ब्राइटर होती है सेंटर में, लेस ब्राइटर होती है आउटसाइड। ऐसा क्यों होता है? वी विल आल्सो सी दैट। देन स्टार्स, इसमें नए आते हैं, पुराने भी होते हैं, एंड अगेन डाइंग, एंड जो बर्थ है वो कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है। लिटिल टू नो डस्ट एंड गैस, यानी एलिप्टिकल गैलेक्सी के अंदर कोई गैस और डस्ट नहीं होता है। अब इसका एक सिंपल सा अगर हम समझे तो वो परहैप्स दिस वुड हैव बीन बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट रोटेशन इन द सर्कुलर फॉर्म विच इज हैपनिंग इन द गैलेक्सी। दैट इज व्हाई वो वेलोसिटी के चेंज और जो कन्वर्जन हो रहा है उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच वो डस्ट और गैस पार्टिकल्स है वो वहां से चले जाते होंगे, आई बिलीव सो, एंड आर द ब्राइटेस्ट गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। So because of, again, ये जो brightness है, that again it depends on the rotation and the velocity of the galaxies, कितनी speed से वो उनका rotation होता है, and they comprise very old stars और stars with low mass, जो कि 10 से 15% होते हैं galaxies का in the Virgo supercluster. So now please explain. बेसिकली जो ल्यूमिनोसिटी होती है कि कितनी गैलेक्सी ब्राइट है और कितनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ओल्ड स्टार जो पहले के बन चुके हैं जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वो यहाँ पे ज्यादा है, जिसकी वजह से भी जो ब्राइटनेस है गैलेक्सीज की वो डिफर करती है। स्टार्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहीं पे सुपर क्लस्टर्स एंड कहीं पे स्टार्स है ही नहीं, तो नॉन यूनिफॉर्म है। एंड इसके अलावा जो बल्ज वाली चीज है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस और मूवमेंट पे डिपेंड करती है। जैसा कि इसमें कि बीच में इसमें बल्ज नहीं होता है। हम गैलेक्सीज में देखते हैं कि बीच में बहुत सारा मास इकट्ठा होता है, एंड जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं सेंटर से, वैसे वैसे जो ब्राइटनेस होती है वो कम होती जाती है। तो इसमें करुणा क्या हम बोल सकते हैं, जो आपने बोला ल्यूमिनोसिटी, तो न्यू स्टार्स और ओल्ड स्टार्स की कैसे वेरी करती है, मतलब किसकी ज्यादा होती है? ये देखना होगा मुझे एक बार। देख लेंगे कोई। उसके बाद है स्पाइरल गैलेक्सी। तो इनका डिस्क शेप होती है। डिस्क शेप हमने डिस्क देखी है किस तरीके की डिस्क होती है, तो वही एग्जैक्ट वही शेप हाँ होती जी, है। इसमें ये क्या है ना कि अगर ओल्ड स्टार है तो इसका मतलब क्या, ओल्ड स्टार मतलब क्या, उसका एनर्जी जो अंदर होंगे, फ्यूल होंगे, वो कम होंगे, तो ल्यूमिनस कम होंगे। स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल ल्यूमिनिसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है उनका। तो ल्यूमिनिसिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी एन ऑब्जेक्ट गिव्स आउट पर यूनिट टाइम। और सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द स्टार, टेम्परेचर, साइज, सब कैलकुलेट होता है फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ द ब्राइटनेस। तो अगर लुमिनस स्टार, एंड जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती जा रही होती है तो वैसे वैसे फ्यूल रन आउट होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन उतना ही कम होता जाता है टाइम के साथ। तो वैसे वैसे जो रेडिएशन है वो उतनी कम देता है। और जितने दूर आते रहेंगे, तो रेड शिफ्ट का हम लोग बात किए थे, जितने दूर जाएंगे उतना लुमिनस थोड़ा कम होगा, सामने आएंगे ब्राइट नहीं। सिंपल है, टॉर्च को देख लो। चले। हम्म देन वी हैव द स्पाइरल गैलेक्सी, जिसकी डिस्क फॉर्म होती है, सेंट्रल बल्ज होता है, यानी जब डिस्क की तरह घूमती है तो बीच में इकट्ठा हो जाता है, एंड स्पाइरल आर्म्स होती है।
स्टार्स की अगर बात करें तो ओल्ड स्टार्स जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, और यंगेस्ट जो होते हैं जो नए नए बन रहे हैं वो साइडों में रहते हैं। इसके बाद सेंट्रल बर्ज जो है उसके चारों तरफ ही सारी चीजें घूमने लग जाती है स्पाइरल आर्म्स में। डस्ट एंड गैस की अगर हम बात करें तो ये जो स्पाइरल आर्म्स जो कि सेंट्रल बल्ज से दूरी पर है, वहां पर ये डस्ट एंड गैस जो है सर्कुलेट होती है। और अगर इसकी बात करें तो लेस ब्राइट होते हैं और स्मॉलर होते हैं। जैसा अभी करुणा ने बताया, लेस ब्राइट क्यों होंगे? क्योंकि पहले वाली में एलिप्टिकल में जो ओल्ड स्टार्स थे वो हर जगह थे, मैक्सिमम थे। लेकिन यहाँ पर ओल्ड स्टार जो है उनके कन्फाइनमेंट हो गए विद इन द सेंटर बल्ज, और जो नए स्टार्स हैं वो स्टेलर उसमें स्पाइरल आर्म में घूम रहे हैं। और इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा, दीज आर कंसीडर्ड द स्पाइरल गैलेक्सीज एग्जांपल। देन इररेगुलर गैलेक्सीज। इररेगुलर गैलेक्सीज नाम से पता लग रहा है इनकी कोई शेप नहीं होती है, कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी हो सकता है। स्टार्स की अगर बात करें तो वो भी डिफाइन नहीं है कि कितनी एज के होंगे, ओल्ड होंगे तो उनकी लोकेशन क्या होगी वो भी डिफाइन नहीं है। डस्ट एंड गैस, दैट इज आल्सो वेरिएबल। So every irregularity in every structure is found in the irregular galaxies. We can understand by this. इसमें एक क्वेश्चन पूछना था कि जो बल्ज का बात होता है ना, बल्ज है क्या मतलब? जो अंदर जो में बल्ज। सेंट्रल बल्ज गैलेक्सी आप के बोल रहे हो सेंटर ना? में हम देखते हैं ना कि गैलेक्सी के सेंटर में मास इकट्ठा ज्यादा होता है, और वहीं पे ही सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। जब हम फोटो भी देखते हैं किसी गैलेक्सी की तो बीच में सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, तो वो उसको बल्ज बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब देन हम बात रोटेशन करें ज्यादा रेडियो। होगा, है ना? तभी वहां बल्ज। कंटिन्यू प्रकाश। देन वी हैव रेडियो गैलेक्सीज। तो रेडियो गैलेक्सीज वो गैलेक्सीज होती हैं जहां पर रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज, यानी रेडियो वेव्स जो हैं उनसे लाइट का कनेक्शन रहता है, यानी वो रेडियो वेव से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्सीज जो एमिट करती है मोर लाइटेड रेडियो वेवलेंथ, यानी जो विजिबल वेवलेंथ होती है उनसे ज्यादा जो लाइट का एमिशन होता है वो रेडियो वेव की जो लेंथ है वहां से होता है। एंड क्यों होता है? क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। जब हमने बात कर ली कर सीएमडी की मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल जो होते हैं जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में ब्लैक होल्स हैं वहां पर ये इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से लाइट एमिशन होती है रेडियो वेवलेंथ पर। बताइए करुणा। हाँ, यही है जो आपने बोला ठीक है, कि वो चलिए रेडियो वही। वेवलेंथ में एमिट करते हैं, इसकी वजह से हमें वो दिखता नहीं है। एंड वो कितना ज्यादा एमिट कर रहा है वो हम नीचे देखेंगे। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, जो सेंटर के आसपास एरिया होता है गैलेक्सी के, वहां पे जो ब्राइटनेस सबसे ज्यादा हाई होती है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी जो है, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो उसका रोल होता है इसमें। ठीक है। Then AGN, what is AGN? AGN are the region and the center of galaxy that emit huge amount of energy with high brightness. तो ये ऐसा ही सेंटर होता है जिसको हम बल्ज भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसकी रिलीज होती है, ज्यादा ज्यादा ल्यूमिनेसेंट रीजन होता है, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। और इसका एक रोल होता है कि गैलेक्सी के शेपिंग में किस तरीके से ये लाइट के साथ साथ जेट्स और विंड को जो है ब्राइट करता है। तो दिस इज अ ऐसा टेक्निकल। इसलिए होता है क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं गैलेक्सी में वो मूव करते हैं। तो जैसे जैसे ये एनर्जी रिलीज करते हैं, इसकी वजह से जो गैलेक्सीज की शेप है वो भी डिफर करती है। एजीएन की फुल फॉर्म क्या है? स्क्रॉल करो एक्टिव ऊपर। गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारी अपनी गैलेक्सी, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। किस तरीके का की गैलेक्सी हमने देखा? स्पाइरल शेप है, डिस्क फॉर्म होती है इसके अंदर, और स्पाइरल गैलेक्सी होने के कारण ही हाईएस्ट स्टार फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है, और लोअर स्टेबिलिटी होती है। क्यों होती है लोअर स्टेबिलिटी? क्योंकि बहुत सारे जो ओल्ड है वो डाई भी करते हैं और नए जो यंगर स्टार्स है वो बनते भी रहते हैं।
less gas and faster gravitational instability group. So we have less gas and faster gravitational instability. So I have a question करो ना, why less gas here? ओशिक, हाँ लेस गैस ये क्यों? सेंटर से जैसे जैसे आप जाते हो ना बाहर की साइड, बल्ब से आप डिस्क की साइड जाते हो, तो वैसे वैसे जो डेंसिटी है गैस की वो कम होती जाती है, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हुए क्लस्टर्स, तो ग्लोबुलर क्लस्टर्स, इसके बारे में अगर बात हम करें तो ग्लोबुलर क्लस्टर्स के अंदर स्फीरॉइडल कलेक्शन होता है स्टार्स का। जैसे हम देख रहे हैं एक काइंड ऑफ स्फीयर है, एक गोलाई में स्टार्स के फॉर्मेशन हुआ है, और इनको भी जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी ने आपस में इनको होल्ड किया हुआ है। इसमें बिग भी हैं, पुराने भी हैं, सिमेट्रिक यानी एक जैसे दिखने वाले भी हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है दैट इज अननोन। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ओमेगा सेंटोरी, ये एक स्टार का एग्जाम्पल है। मेसियर 2, ये भी। अगर हम बात करें कि कितना डिस्टेंस है, तो अराउंड 150 इन मिल्की वे, आई थिंक इट इज डिस्टेंस ओनली। देन वी हैव स्पाइरल हाँ डिस्क, जी। जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, तो वो हम देख सकते हैं। दिस लाइटेड एरिया अराउंड द सेंट्रल बर्ड इज कॉल्ड डिस्क। और हेलो, हेलो क्या है? हेलो इज बेसिकली ऐसा एरिया जो डिस्क और बल्ज को सराउंड किए हुए है, यानी सेंट्रल बर्ड और डिस्क के चारों तरफ का जो एरिया उसको हम हेलो बोलते हैं। इसमें भी ओल्डर स्टार्स हम देखने को मिलते हैं, और डार्क मैटर जो कि 25% होता है वो भी यहीं पर होता है। और ग्लोबुलर क्लस्टर, यानी स्पाइरल डिस्क के अंदर ना केवल सेंट्रल बल्ज स्पाइरल फॉर्म में होगा, डिस्क स्पाइरल फॉर्म में होगी, इवन जो हेलो है और जो सराउंडिंग एरिया दैट इज आल्सो अगेन इन दी सर्कुलर और इन दी स्फेरॉइडल शेप। स्टेलर हेलो की अगर हम बात करें तो ये विजिबल पोर्शन होता है, कंटेन अगेन ओल्डेस्ट और मोस्ट मेटल पुअर स्टार्स होते हैं इसके अंदर। और स्टेलर हेलो के अंदर ही ग्लोबुलर स्टार्स और फील्ड स्टार्स होते हैं। सो दीज आर दी वेरियस डिस्टिंक्टिव टाइप्स ऑफ स्टार्स, ग्लोबुलर स्टार्स एंड फील्ड स्टार्स। अगर हम तो मिल्की वे के बारे में जानना चाहें, यस बताइए। इसमें ऐड करेंगे याद करने के लिए आसान तरीके से कि ग्लोबल क्लस्टर है और ये डिस्क में क्या फर्क है, अगर समझना है तो ग्लोबल क्लस्टर में जो स्टार होंगे ना, इट विल बी वेरी ओल्ड। पहला स्टार, मोस्टली पहला स्टार होंगे जो मिल्की वे के, धीरे धीरे उनका एनर्जी खत्म होते जा रहा है, फ्यूल खत्म हो जा रहा है, तो दूर चल जाता है ग्रेविटी से। लेकिन क्लस्टर क्यों है? क्योंकि दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। जो भी स्टार है दे आर अट्रैक्टिंग और दे फॉर्म अ क्लस्टर। और हर दूसरे टाइप का क्लस्टर होंगे, तो बीच में जो सबसे ज्यादा होंगे वो यू न्यू स्टार, इसलिए बल्ज है वहां पर। और जो बहुत दूर चले गए ग्लोबल स्टार हो गए एक्स्ट्रा, और दे रिवॉल्व अराउंड द मिल्की वे। और मिल्की वे का जो बीच पॉइंट है वो ब्लैक होल होता है, तो इसको बोल सकते हैं सर। एंड जो डिस्क है वो एक तरीके से एरिया की हम बात कर रहे हैं कि वहां पे डार्क मैटर भी है, गैसेस भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है। बट जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं ये एक तरीके से बहुत सारे स्टार्स हैं जिनको साथ में ग्रेविटी ने बाउंड किया हुआ है, तो एक तरीके से ग्रुप है या फिर कलेक्शन है स्टार्स का बस। लेकिन वो ओल्डर है मोस्ट ऑफ द स्टार, इसलिए वो दूर है। हाँ। हम्म। कंटिन्यू। तो मिल्की वे कंटेन्स 100 से 400 बिलियन स्टार्स मिल्की वे में देखने को मिलते हैं। इनर स्टार जो होते हैं, जो कि हमने देखा कहाँ मिलते हैं इनर स्टार्स, वो ग्लोबुलर क्लस्टर्स के अंदर मिलते हैं। तो ये ट्रैवल बहुत फास्ट करते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि बीच में होता है, और नाम भी दिया इसका जो शायद। सेंटर होता है, इसको बोला जाता है सेगिटारियस ही। सोलर सिस्टम जो है वो लोकेटेड है इन दी ओरियम आर्म। आई थिंक ये 26,000 लाइट ईयर फ्रॉम द सेंटर होता है। सन कंप्लीट्स वन लैप ऑफ द गैलेक्सी एवरी 220 मिलियन ईयर्स एंड रिवॉल्व्स एट द स्पीड ऑफ। तो सन का यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से वो कंप्लीट करता है अपना एक गैलेक्सी का लैप, जिसमें कि हर 220 मिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड है, और रिवॉल्व करता है इतनी स्पीड पे 285 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो जो है रिवॉल्व करता है। एंड्रोमेडा, जो कि हमने देखा था अभी मिल्की वे की तरह एक अलग गैलेक्सी है, ये क्लोजेस्ट गैलेक्सी है मिल्की वे की, जो कि 2 मिलियन लाइट ईयर दूर है, और बिगेस्ट गैलेक्सी का एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं सरस्वती की। तो सरस्वती क्या है? सरस्वती एक सुपर क्लस्टर, अगेन वही एक एनवेलप है गैलेक्सीज का, जो कि डिस्कवर किया गया था यूनिवर्सिटीज की रिसर्च के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे नाम लिखा भी हुआ है। और यहाँ पर ये पता लगा कि 650 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर ये लोकेटेड है। इसके अंदर 43 गैलेक्सीज हैं, और 4 बिलियन लाइट ईयर्स
दूरी पर है ये अर्थ से। सो हियर टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। 650 मिलियन लाइट ईयर जो है उसका डिस्टेंस है, और अर्थ से 4 बिलियन लाइट की दूरी पर है। 43 इसके अंदर गैलेक्सीज है। सरस्वती इसका नाम है, सुपर क्लस्टर गैलेक्सी। टीन एज गैलेक्सीज, इसको जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी, और हमारे यहाँ इस तरीके का एक टेलीस्कोप भी, आई थिंक दैट इज नासा, जिससे इसको कैप्चर किया गया। और ये वाली जो गैलेक्सी है टीन एज, ये 2 से 3 बिलियन साल पहले बनी बिग बैंग के पास, जो कि 13.8 बिलियन ईयर को इवेंट हमने देखा। तो इन गैलेक्सीज में मिलता क्या है? इन गैलेक्सीज में लाइटर एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, जो कि बहुत अ, हमने देखा कि मैक्सिमम पार्ट है यूनिवर्स का ही। फिर नाइट्रोजन मिलता है जो कि एटमॉस्फेयर का 90% है। देन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, बट आल्सो हैड निकल व्हिच इज हैवियर देन आयरन। सो दिस इज अ कंसेप्चुअल थिंग कि निकल जो होता है वो हैवियर होता है आयरन से भी। देन स्टेलर बार, ये बार शेप्ड, तो ये यानी टीनेज गैलेक्सीज जो है, टीनेज गैलेक्सीज और नॉर्मल गैलेक्सीज में यही डिफरेंस है। एक तो ये बिग बैंग के 2 से 3 बिलियन ईयर्स बाद फॉर्म हुई है, एंड उसके बाद जो लाइटर एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये तो मिलते ही हैं गैलेक्सीज में, बट जो निकल है वो ऐसे मिलता नहीं है, बहुत रेयर होता है। तो इसीलिए ये चीज इसको डिफरेंट बनाती है कि जो हेवियर एलिमेंट्स भी है वो भी इसमें मिल रहे हैं टीनेज गैलेक्सीज में। देन स्टेलर शेप, बार शेप। बार हमने देखा क्या होता है। बार बार इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल बैरियर, जो हम देखते हैं कि एस्चुरीज पर बन जाते हैं, डेल्टास पर बन जाते हैं, कोस्टल एरियाज में बनते हैं। तो यहाँ पर भी स्पेस में भी जो स्टेलर बार है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि एक बार शेप, एक बैरियर टाइप ऑफ एक्यूमुलेशन हो जाता है स्टार्स का गैलेक्सी। तो वी कैन लुक एट टुवर्ड्स स्टेलर बार एज अ हॉरिजॉन्टल बैरियर ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी। देन स्टार्स, तो स्टार्स क्या होते हैं? दे आर अ पॉइंट ऑफ लाइट कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि हमने देखा था एनवलप के अंदर जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही सबसे ज्यादा पाई जाती है, और दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनवलप ऑफ गैसेस जो बाद में स्टार्स का फॉर्म करते हैं। तो वही हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कंबाइंड फॉर्म को हम स्टार कहते हैं, जो लाइट को भी एमिट करता है। लेटर जनरेशन में स्टार के जैसे कि सन, ये हैवी एलिमेंट्स भी कंटेन करते हैं। क्या क्या? जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, लेकिन निकल भी करते हैं कुछ गैलेक्सीज के अंदर, जो कि हमने बात की टीनेज गैलेक्सी। जो ग्लो ऑफ द स्टार्स होता है, यानी जो उनकी ल्यूमिनेसेंट होती है, वो कहाँ से आती है? दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनका फ्यूजन होता है, और उसके बाद जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेलोसिटी उसको डिटरमाइन करती है कि इसका ल्यूमिनेसेंट पावर कितनी होगी। इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी डिपेंड करता है किस पर? डेंसिटी क्या है, मास क्या है, टेम्परेचर क्या है। यानी स्टार्स का जो लाइफ है वो इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मास। हॉटेस्ट स्टार का अगर एग्जांपल लें तो ग्लो ब्लू व्हाइट, कूलेस्ट का ग्लो डल ऑरेंज और रेड। तो हम देख सकते हैं कि जो डार्क कलर्स हैं जैसे कि ब्लू और जो व्हाइट कलर है वो हॉटेस्ट स्टार है, और ऑरेंज और रेड, तो आई थिंक सन इज द एग्जांपल ऑफ ऑरेंज एंड रेड। देन तो करुणा ये कूलेस्ट स्टार होना चाहिए था या नहीं? सन। कूलेस्ट स्टार होना मुझे चाहिए। कहाँ पता भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। हॉटेस्ट स्टार ब्लू और व्हाइट ठीक तो दिया हुआ है, कूलेस्ट स्टार डल ऑरेंज एंड रेड। मैं क्योंकि वही तो कह जैसे रहा हूँ। जैसे एनर्जी कम होता रहेगा उसके अंदर में, तो जो ऐसा हाई कैसे। हम्म, मैं आपको सिंपल से मेरा कंसर्न क्या हाँ, है। मेरे एग्जाम्पल सन बताते जो हैं है, example। हाँ, एग्जाम्पल याद आ गया मेरे को। फॉर एग्जाम्पल, गैस स्टोव देखेगा ना, हम्म, तो गैस स्टोव में सबसे ज्यादा ब्लू पोर्शन ज्यादा टेम्परेचर होता है कि येलो होता है? ब्लू होता है। ब्लू होता है। उसके ऊपर में येलो होता है, और वैसे सेम कैंडल के साथ भी है। तो सब जो, क्योंकि वहां पर एनर्जी ज्यादा है, वहां पर पूरा बर्निंग होता है। तभी हम लोग साइंस सेक्शन में भी किए थे, मानसी, कि सूट कार्बन सूट फॉर्मेशन होता है ना बाद में, इसी कारण होता है। यस। हम्म। तो ब्लू, जैसे इसलिए ब्लू। सन का भी हम सन की भी बोलते हैं ना कि एक डिफाइंड लाइफ टाइम है कि कितने साल तक लाइट एमिट करेगा। हम्म तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि येलो पोर्शन में करंट बोल सकते हैं कि सन अभी है। हम्म तो नाउ अभी आर एंड ये एक तरीके नेबुला। से सन को बोलते हो तो सन एक रेड डॉर्फ स्टार है। तो थोड़ा जो बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में हम
उसको कूलेस्ट बोल रहे हैं। तो ये स्टार्स जो होते हैं, रेड डॉर्फ जो होते हैं, वो ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, ज्यादा टाइम के लिए लास्ट करते हैं। हम्म तो यहाँ पर हमने देखा था एनवलप, उस एनवलप को बोलते क्या है, नेबुला, यानी गैसेस का एक कंपोजिशन, उनका एक एनवलप जो स्टार्स को फॉर्मेशन देता है, जो गैलेक्सीज को फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं नेबुला। एक चीज बस नहीं समझ में आया प्रवेश, कि हम्म। रेड जायंट है, सुपर जायंट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे व्हाइट डॉर्फ स्लैश ब्लैक होल है, तो मतलब कि रेड जायंट बिकम्स व्हाइट डॉर्फ और सुपर जायंट बिकम्स ब्लैक होल, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे आप समझाइए। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यही स्टार्ट हो रहा है। एक सेकंड। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, आ जाएंगे उस ठीक है, नीचे पर, में आ है। जाएंगे, हैव सम पेशेंस एवरीवन। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है या होता भी क्या है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन हमने देखा कि इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन और हीलियम का, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं एज पर द स्पेस सिस्टम। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जब दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन करते हैं किसी एक चीज को बनाने के, एक हैवियर न्यूक्लियाई जब बनता है दो लाइट न्यूक्लियाई के कनेक्शन से, इंटरेक्शन से, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्योंकि जब हम देखते हैं हाइड्रोजन के दो एलिमेंट H2 और हीलियम का एक एटम, उसके अंदर जब इनका इंटरेक्शन होता है तो उसके बाद जो है न्यूक्लियर फ्यूजन उसको बोला जाता है, क्योंकि दो लाइट एलिमेंट से एक हैवी एटम बनता है। ये प्रोसेस केमिकल नहीं यहाँ पे होता। 2 हाइड्रोजन आटम मिला के हीलियम आटम बनाते हैं। क्या चीज करूँ ना? 2 हाइड्रोजन एटम्स मिला के हीलियम आटम बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है नेचुरली होता है स्टार्स के अंदर, इवन सन के अंदर भी अपने आप ही होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसका रिलीज होता है। ये कब होता है? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और इट इज हार्ड टू अचीव एंड हार्ड टू कंट्रोल, यानी आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, एंड इट इज हार्ड टू अचीव। करो ना, इसका क्या मतलब हुआ, इट इज हार्ड टू अचीव? कि उतने होने भी तो चाहिए सन के अंदर, न्यूक्लियर मतलब फ्यूजन को वो न्यूक्लियर सपोर्ट कर फ्यूजन पाए इज एंड वो हार्ड टू अचीव, टेम्परेचर। हार्ड टू कंट्रोल, दैट इज वाई जब भी यूज होता है अभी तो फिशन यूज होता है हर जगह, पावर फॉर पावर जनरेशन वर्ल्ड वाइड। फ्यूजन इज वेरी हार्ड टू अचीव। तभी हम लोग आईटीआर का बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा समय के लिए 0 कुछ माइक्रो सेकंड के लिए सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हुआ था, बाकी फिर बंद हो गया था। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में नेट पॉजिटिव एनर्जी मुश्किल होता है, लेकिन इट इज हार्ड टू कंट्रोल, इसलिए टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो ठीक सन ठीक। के जो कोर में ना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्ट करते हैं। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हम्म सर अगर हम बात करें स्टार्स के बर्थ की, तो हमने देखा न्यूक्लियर फिजन तो होता है, नेबुला भी होता है। तो नेबुला से स्टार बनने तक के सफर में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अगर की नोट देखें तो सबसे पहला न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा कूलनेस, कंडेंसेशन जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा स्टार बन जाता है। इसमें होता क्या है कि एक नेबुला होता है गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का, उसमें ग्रेविटेशनल वेव्स होती है, उनको पकड़ कर रखती है। उसके बाद उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है और रिएक्शन होता है आपस में हाइड्रोजन हीलियम का, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और उसके बाद कंडेंसेशन यानी ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर कितनी भी एनर्जी हो तो एवरीथिंग, जिसको हम बोला जाता है चेंज इज नॉट कांस्टेंट, चेंज जो है उसके बाद कुछ समय के लिए वो बंद भी होता है। तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म क्या है कि एक बार जब इतनी सारी एनर्जी रिलीज हुई तो उसके बाद वो ठंडी होनी भी शुरू होती है, कंडेंस होना भी शुरू हो जाता है। और जब वो कंडेंसिंग हो जाती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो क्लस्टर्स हैं ये आपस में मिल करके एक बॉडी बनती है, उस बॉडी को बोलते हैं प्रोटोस्टार। जब कोलैप्स करते हैं, जो क्लाउड्स हैं वो जब कोलैप्स करते हैं एक दूसरे के साथ, तो यस। प्रोटोस्टार्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो कोलैप्स होता है इसके बाद प्रोटोस्टार्स आते हैं। अब फ्यूजन, प्रोटोस्टार जो है उनका भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, फिर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो दोबारा से फ्यूज होना शुरू कर देता है। और इसके बाद जब वो आपस में उसके न्यूक्लियाई फ्यूजन करते हैं आपस में, तो दोबारा से हीलियम क्रिएट होता है और दोबारा से एनर्जी रिलीज होती है। और जब ये वाली एनर्जी रिलीज होती है तो ये ग्रेविटी से का जो कंट्रोल है उसको एक्सीड कर जाती है, यानी ग्रेविटी
के जो कंट्रोल है उसको एक्सीड कर जाती है और एनर्जी पुश करती है उस ग्रेविटी को। देन दोनों जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटी और ये जो एनर्जी, इनके आपस का जो बैलेंस है वो अचीव भी होता है फिर बाद में टू क्रिएट मेन सीक्वेंस स्टार्स। यानी फ्यूजन के बाद जब ग्रेविटी को एक्सीड कर गई इतनी एनर्जी, तो उसके बाद दोबारा से एक बैलेंस क्रिएट होता है जिसको मेन सीक्वेंस बोलते हैं, और मेन सीक्वेंस से ही प्रोमिनेंट प्लैनेट्स या प्रोमिनेंट स्टार्स जैसे कि सन जैसे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। और मेन सीक्वेंस स्टार जो है इज द वन विच इज फ्यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म हीलियम एटम्स इन द कोर। यानी हाइड्रोजन के न्यूक्लियाइज आपस में फ्यूजन करके जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पोर्शन, वहां पर हीलियम का जो है राइज होता है। स्टार जो होते हैं जैसे गैलेक्सीज की अलग अलग शेप होती है, उनकी टेम्परेचर होते हैं, डेंसिटी होती है, साइज होते हैं, ऐसे ही स्टार के लिए इनके भी अलग अलग होते हैं। स्मॉलर स्टार जो है जैसे कि रेड ड्वार्फ, ये कूलर होते हैं, डिमर होते हैं, डिम जो आप देखते हैं मंदा तेज। लार्ज स्टार्स लाइक ब्लू जायंट्स आर होटर एंड ब्राइटर। तो करुणा, कैन वी से दैट द प्लैनेट्स which are near to sun are the example of red dwarfs, and the planets which are at length from the sun, they are the blue giants? नहीं, प्लैनेट्स और सन के डिस्टेंस को आप इसमें कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये तो उनके अंदर की बात हो रही है ना, कि अंदर क्या कॉम्पोजिशन है। ठीक है, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो दूरी पर हैं सन से, उनके अंदर गैसियस कंपोनेंट ज्यादा है, रिलीज ऑफ गैस नहीं हो पाई उनके अंदर, और अभी भी उनके अंदर गैसियस कंपोनेंट ज्यादा है। तो वो क्या उनको ब्लू जाइंट हम बोल सकते हैं? क्योंकि इंटरनल पार्ट तो है ही उनका, गैसियस फॉर्म तो है ही। वैसे तो सन का बात करना, स्टार का बात करना, प्लैनेट का बात थोड़ी करना इसमें। नहीं, ऐसा भी तो बोला जाता है ना, प्लैनेट्स आर आल्सो हाँ, स्टार। बट बोल सकते हैं, जो आप बोल रहे हो कि वो बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो दूर जाते जाते हैं उनको ब्लू जायंट, जैसे नेपट्यून भी है, तो बोल सकते हैं। और जो औशिक ने बोला अभी कि सन की बात करें, तो सन भी तो प्लेनेट ही है, सन भी तो स्टार ही है अगर देखा जाए तो। स्टार और प्लैनेट अलग होते हैं प्रवेश। बताओ मानसी कैसे? प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती, स्टार्स की लाइट होती है, तो एक ही डिफरेंस है जो भी मैं रिकॉल कर सकती हूँ। विल लुक इनटू डिटेल। देन द थर्ड थिंग इज स्टीलर फ्यूल एग्जॉर्प्शन। अब ये क्या होता है? व्हेन अ स्टार रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन आउट ऑफ देयर कोर, कब करता है? जब हीलियम अंदर आ जाए, जब न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ हाइड्रोजन के एटम का और हीलियम अंदर आया कोर के अंदर, तो हाइड्रोजन बाहर आ गया, और तब स्टीलर फ्यूल एग्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ब्लैक ड्वार्फ की अगर हम बात करें, तो ये लास्ट स्टेज होती है इस इवोल्यूशन प्रोसेस की, जिसमें कि व्हाइट ड्वार्फ जो है अब वो नहीं करते हैं, ना तो हीट को एमिट करते हैं ना लाइट को एमिट करते हैं। ब्राउन ड्वार्फ की हम अगर हम बात करें, तो ये डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है, इतनी डेंसिटी कम होती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ही नहीं हो पाएगा। लो मास स्टार की बात करें, तो ये रेड जाइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बाहरी लेयर है वो एक्सपेंशन होती रहती है, लेकिन जो कोर है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हीट भी होता है, और हीलियम जो अंदर कोर में बचा हुआ था, अब वो आपस में फ्यूजन करने लग जाता है। तो जब हीलियम आपस में फ्यूज करने लग जाएगा, तो ऑब्वियसली जो लाइफ स्पैन है उसका घट जाएगा, और इसीलिए जो लो मास स्टार्स होते हैं वो लेस उनकी लाइफ होती है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। These low mass stars like the sun leave behind a dense core called white dwarf, जिसको अभी करुणा ने बताया कि सन को हम व्हाइट ड्वार्फ के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरीके से होता है कि जो इनर कोर के अंदर जो हीलियम है वो फ्यूजन होना इतनी तेजी से शुरू होता है कि उसके अंदर सन से को वो व्हाइट, सन को रेड डॉर्फ के नाम से जानते हैं। अच्छा, रेड ड्वार्फ के नाम से जानते हैं, सॉरी। तो व्हाइट ड्वार्फ की जब हम बात करें, तो इतनी स्पीड के साथ वो इंटेंस रिलीज होती है एनर्जी, और हीट होता चला जाता है कि जो पूरी लाइफ होती है उस स्टार की वो खत्म हो जाती है। रेड जाइंट की अगर बात करें, तो इसका टेम्परेचर लोअर होता है सन से अराउंड 5600 सेल्सियस। देन मीडियम मास एंड हाई मास स्टार, ये बहुत जल्दी बनते रहते हैं, दे बोर्न वेरी फास्टर, गर्म होते हैं, एंड इवॉल्व इनटू सुपर जाइंट्स अंडरगोइंग फ्यूजन इन स्टेजेस इन द कोर्स। तो बार बार इनके जो कोर है उसके अंदर फ्यूजन होता रहता है, हीलियम्स का, हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का, फिर हाइड्रोजन का, जिसकी वजह से ये बनते रहते हैं, मरते रहते हैं। दे बिकम सुपर जाइंट बिफोर एक्सपेंडिंग इनटू अ सुपरनोवा, विद पार्ट ऑफ देम ब्लोइंग अपार्ट। यानी जो ये सुपर जाइंट भी बन जाते हैं,
एक्सप्लोड होने से पहले, और फिर इनके जो अलग अलग पार्ट है जब ये एक्सप्लोड होते हैं तो ब्लो कर जाते हैं एक दूसरे से दूर और हैवी एलिमेंट्स का फॉर्म ले लेते हैं। और इनके वेट के बिहाफ पर ही कभी कभार ये अपने जो सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं और ब्लैक होल उनको भी छोड़ देते हैं। यानी इनका जो कोर है वो कोर भी इनसे अलग हो जाता है, अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर समझें। यहाँ पे अब मतलब आपको ये जो मास है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो किस चीज में टर्न होएगा। अगर उसका क्या कहते हैं मास कम है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर उसका मास 1.4 टाइम्स ज्यादा है सन से तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। उसी का एक क्वेश्चन था कि जो रेड जायंट होता है वो व्हाइट डॉर्फ में क्यों कन्वर्ट होता है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उसका मास कम होता है, और जो सुपर जायंट होता है उसका मास 1.4 टाइम्स ज्यादा होता है सन से, इसीलिए वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। नाइसली एक्सप्लेन करो ना। देन आफ्टर लाइफ रेमिनेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट, यानी हमने देखा कि कुछ शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, कुछ अपने कोर को ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो रेमिनेंट्स जो बच गए उनका क्या है, और जो जो रेमिनेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो अगर व्हाइट ड्वार्फ की बात करें तो ये बहुत धीरे धीरे ठंडा होना शुरू करते हैं, सैकड़ों साल ले लेते हैं। और रेमिनेंट्स ऑफ लो मास स्टार, यानी छोटे छोटे स्टार्स के रेमिनेंट्स के रूप में ये बच जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की अगर हम बात करें तो ये जब बनते हैं तो एज ए मैसिव स्टार बनते हैं और फिर कोलैप्स होते हैं। तो जो इनका कोर होता है वो भी कोलैप्स होता है। हर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रश होता है न्यूट्रॉन के अंदर, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके दोबारा से न्यूट्रॉन बन जाते हैं, और फिर ये रैपिडली स्पिन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और पल्सर रेज जो होती है उनको भी एमिट करते हैं। तो अगर थोड़ी ज्यादा डिटेल में कौशिक बता सके इनके बारे में, so I would love to have his views on this. Then black hole, they are the regions of immense gravity, and not even light can escape them from collapse of massive star. यानी ब्लैक होल्स की ग्रेविटी बहुत हाई लेवल की होती है और लाइट भी इनको एस्केप नहीं कर पाती। So now I would request Oshik to please. ब्लैक होल ठीक तो है, मतलब कि लाइट एस्केप नहीं कर सकते ब्लैक होल से, हम लोग पढ़े थे थोड़ा सिंगुलरिटी। बता दीजिए इसके बारे में इन डिटेल, ब्लैक होल के बारे में और कुछ। इट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज, जैसे हम लोग ऊपर पढ़े सैजिटेरियस मिल्की वे में, और फिर लाइट कैन नॉट एस्केप। इससे रिलेटेड